एक प्रारूपिक पादप कोशिका का व्यास होता है लगभग 50 माइक्रोमीटर होता है। अब इसके आर पार अणु को गति करने के लिए लगभग 2.5 सेकंड का समय लगता है। देख सकते हैं कि जो लंबी दूरी तक जल का परिवहन करने के लिए 2 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। सबसे इसके लिए एक विशेष तंत्र की आवश्यकता होती है। इसके लिए विसरण तथा सक्रिय परिवहन काफ़ी नहीं होता। पहला तो होता है कि पौधे जल का अवशोषण कैसे करते हैं, और दूसरा है यह अधिक ऊंचाई तक जल कैसे जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो जल खनिज तथा भोजन सामूहिक प्रणाली द्वारा परिवहित होते हैं। सामूहिक थोक प्रवाह में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन होता है और 2 बिंदुओं के बीच दाब भिन्नता के परिणाम स्वरूप होता है। सामूहिक प्रवाह की यह विशेषता होती है। पदार्थ चाहे घोल हो चाहे निलंबन, ये नदी के प्रवाह की तरह बहता है, अर्थात जहाँ पर विभिन्न पदार्थ अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुसार स्वतंत्र रूप से परिवहित किए जाते हैं। थोक प्रवाह को तो धनात्मक जलीय दाब प्रवणता या ऋणात्मक जलीय दाब प्रवणता के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जैसे पुआल के द्वारा चूसा। अब यहाँ देखते हैं किस तरह से। तो जो मूल रोम होते हैं वो जल को विसरण द्वारा अवशोषण कर लेते हैं। फिर इसके बाद में मूल रोम से जाइलम तक जल का प्रवाह कैसे होता है। 2 मार्ग होते हैं, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट मार्ग जो है ये कोशिका भित्ति के माध्यम से होता है। कोशिका भित्ति से होता हुआ जाइलम तक जाता है, लेकिन बीच में एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन पट्टियाँ पाई जाती हैं। इस कारण यह कोशिका के अंदर चला जाता है और फिर कोशिका के अंदर से फिर जीव द्रव्य सेतु द्वारा जाइलम में पहुंच जाता है। दूसरा होता है सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट में कोशिका जो जल है वो जीव द्रव्य सेतु से होता हुआ एक कोशिका से दूसरी कोशिका से होते हुए इस तरह से जाइलम तक पहुंच जाता है। ये जाइलम है, जाइलम तक पहुंच रहा है जल मार्ग है। एक कोशिका भित्ति से होता हुआ और सीधा जीव द्रव्य सेतु से होता हुआ। कवक मूल सहजीव संबंध का उदाहरण माइकोराइजा। यह अनावृत बीजी पौधा है। पाइनस के साथ में सहजीव संबंध होता है। यदि माइकोराइजा सहजीव संबंध नहीं होता है तो पाइनस के बीज नहीं उग पाते। तो यहाँ हम देख सकते हैं, इस चित्र है। अब पौधों में जल का परिवहन ऊपर की ओर जाना तो इसको अपहिल बोलते हैं। अपो परिवहन ऊपर की ओर जाना। तो इसमें 2 कारक शामिल होते हैं। पहला मूल दाब होता है और दूसरा होता है बाष्पोत्सर्जन। तो मूल दाब के कारण जल ऊपर की ओर बहता है। मूल दाब का प्रभाव रात व सुबह के समय भी देखा जा सकता है, जब बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम होती है। और जो अतिरिक्त पानी होता है वो घास के तिनकों की नोक पर विशेष छिद्रों से जल बूंदों के रूप में लटकने लगता है। इस प्रकार द्रव के रूप में पानी का क्षय बिंदु स्राव कहलाता है, यानी कि गटेशन कहलाता है। तो जो घास के तिनकों की जो नोक होती है उन पर विशेष रंध्र पाए जाते हैं, जिनको हम बिंदु स्राव कहते हैं। इनसे जल का बाष्पोत्सर्जन होता है। और जाइलम और पानी के अणुओं के बीच एक बल लगता है, जिसको हम आसंजन बल कहते हैं। उत्सर्जन खिंचाव। और जो ऊंचाई पर जल का चढ़ाव होता है 15 मीटर प्रति घंटे होता है। इसमें ससंजन बल लगता है, यानी जल के अणुओं के बीच होता है, जिससे बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा ऊपर जल पहुंच जाता है और रंध्रों द्वारा
उड़ा दिया जाता है। कोबाल्ट क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड का रंग पानी अवशोषण के कारण बदल जाता है, तो इससे हम वाष्पोत्सर्जन का पता लगा लेते हैं।